हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आपने वीडियो में देखा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो इससे पहले मैंने आपको अपलोड किया था। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि कुछ प्रीवियस वर्ड्स को मैंने डिफाइन किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और उससे आगे इसके आगे का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स टू के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला वर्ड मैंने आपको दिया इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम होता है वो अमाउंट जो कि किसी भी सामान के सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू के डिफरेंस को माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी सामान को आपने बनाया था कितने में, 50,000 रुपये में, या आपने किसी भी सामान को खरीदा था 50,000 रुपये में, और उस सामान को आपने खरीदा था किस लिए? बेचने के पर्पज से। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस हो सकता है कि अगर आप किसी भी सामान को अगर 50,000 में आप खरीदते हो और उसका सेल प्राइस उससे कम हो, तो वैसे केस में इनकम की जगह लॉस होता है। लेकिन इनकम क्या है? इनकम, इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये एक प्रकार का प्रॉफिट होता है जो कि एक निश्चित समय के अंदर कमाया जाता है। और ये क्या होता है? ये किसी भी सामान के सेल वैल्यू ऑफ गुड्स का उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। इनकम किसी बिजनेस में तब होता है जब उस सामान का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा उसका सेल प्राइस होता है। मतलब कि इनकम का अगर आपको कोई इनकम निकालने के लिए गए तो आप डायरेक्ट उस सामान के सेल प्राइस से आप उस सामान के कॉस्ट प्राइस को घटाकर उसका नेट इनकम आप जान सकते हैं। सेकंड डिफिनीशन है आज का गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स, इसका मतलब होता है कि जिस सामान का एक व्यापारी बिजनेस करता है और वो बिजनेस रेगुलर बेसिस से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो कपड़ा आपके लिए क्या है? गुड्स है। जैसे मान लीजिए आप एक ज्वेलरी शॉप आप चला रहे हैं, तो ज्वेलरी आपके लिए क्या है? गुड्स है। तो मैंने यहाँ इसको डिफाइन किया है कि गुड्स है क्या। इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब सभी प्रकार के प्रोडक्ट से है, सभी प्रकार की वस्तुओं से है जिसका कि हम बिजनेस करते हैं। मैंने यहाँ डिफाइन किया, देख सकते हैं। इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स आएंगे या सभी प्रकार की वस्तुएं आएंगी इन विच ए ट्रेड डील्स, जिसका एक व्यापारी बिजनेस करता है। दिस गुड्स रेफर्स और थिंग्स इंटरनेट फॉर सेल, और जिस सामान को बेचने की इंटेंशन से खरीदा गया हो। समझ में आया? जिस सामान को आप कंटिन्यू बेचने के पर्पज से खरीदते हो, जो आपका रेगुलर खरीदने बेचने का काम है, उस सामान को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इसका तीसरा डिफिनीशन आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक जनरली होता है कि जिस सामान का हम बिजनेस करते हैं, उस सामान का को एक जगह हम उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, और उस स्टोर में जो भी सामान जो कि हम बेचने के पर्पज से लाते हैं, वो सामान हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। स्टॉक का वैल्यू हम किसी भी समय जान सकते हैं। जिस समय हमें स्टॉक का वैल्यूएशन जानना होता है, उस समय हम देख सकते हैं कि हमारे स्टोर में सेलेबल गुड्स कितने का है, और उसका कैलकुलेशन करके हम उस समय का स्टॉक का वैल्यूएशन जान सकते हैं। तो स्टॉक एक्चुअली क्या होता है, मैंने यहाँ डिफाइन किया है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। यह अनसोल्ड गुड्स का वैल्यू माना जाता है किसी भी बिजनेस कंसर्न के द्वारा ऑन ए गिवन डेट। मतलब जिस डेट को आपको जानना होता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो आप अपने स्टॉक को जान सकते हैं। अपने जहां आप सामान स्टोर कर सकते हैं, उसके वैल्यू से आप उसका स्टॉक का वैल्यू जान सकते हैं। स्टॉक जनरली टू टाइप्स होता है। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है?
तो क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग इन ए बिजनेस एट द एंड ऑफ ए अकाउंटिंग पीरियड, मतलब किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो आपके पास सामान बचता है वह सामान हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। उसके बाद वही सामान अगले साल के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन ए बिजनेस कंसर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग स्टॉक में वो सारे गुड्स आएंगे जो कि पिछले साल का अनसोल्ड गुड्स आपका बचा हो और वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने स्टॉक के कुछ एडिशनल टाइप्स आपको बताया। एक बताया लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है, तो लाइव स्टॉक में वैसे लिविंग एनिमल्स आते हैं जो कि सजीव होता है, जिसका कि एक व्यापारी बिजनेस करता है। लाइक हॉर्स, आप हॉर्सेस बेचने का व्यापार करते हो, आप डॉग्स बेचने का व्यापार करते हो, तो ये हॉर्सेस एंड डॉग्स आपके लिए क्या है, लाइव स्टॉक है। तो दूसरा क्या है, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक में वो सारे स्टॉक शामिल होंगे जो कि नॉन लिविंग्स होते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे आप किसी मशीन का बिजनेस करते हो तो मशीन आपके लिए क्या है, डेड स्टॉक है। फर्नीचर आपके लिए क्या है, डेड स्टॉक है। उसके मैंने यहाँ अब अगला डिफाइन किया है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द डिफरेंस अमाउंट ऑफ सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि सेल प्राइस जितना अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, वो उस सामान का प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट ठीक निगेटिव आ जाए। निगेटिव किस केस में आता है, अगर आपका सेल प्राइस से ज़्यादा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाए तो रिजल्ट उसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और वो निगेटिव रिजल्ट जो होता है वो लॉस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गेन और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। देखिए, गेन और प्रॉफिट में जनरली एक अंतर होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा होता है, मतलब जो आप रेगुलरली कमाते हो, जो आपके रेगुलर वर्क से कमाया हुआ इनकम होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। जबकि वैसा प्रॉफिट जो कि आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं हो वो गेन कहलाता है, मतलब कि वैसा परचेजिंग या वैसा सेलिंग जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, जो नॉन रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इट इज ए डिडक्शन अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स मेड बाय सेलर टू द बायर। ये एक तरह का कटौती होता है, ये एक तरह का डिडक्शन होता है, ये एक तरह का सेलर जो सामान का सेल प्राइस से जितना वैल्यू कम करता है सेलर परचेजर के लिए, उसे हम डिडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सामान को आप लेते हैं, उसका प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और सेलर आपको उससे कम वैल्यू पे आपको प्रोवाइड करता है, तो जितना वो कम वैल्यू करेगा वो डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट जो होता है जनरली 4 तरह का होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट, तीसरा स्पेशल डिस्काउंट और चौथा कॉमोडिटी डिस्काउंट, जिसमें सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम किसे कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट में वैसे डिस्काउंट शामिल होते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को अलाउ करता है, उसके बाद होलसेलर रिटेलर को अलाउ करता है, उसके बाद रिटेलर कस्टमर को अलाउ करता है। मतलब यहाँ जो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्टेड नहीं होता है, और इसके दौरान मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्काउंट कस्टमर को देता है। इसमें इस डिस्काउंट के पीछे किसी भी तरह का खर्च ना ही होलसेलर का होता है ना ही रिटेलर के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है। और जनरली जब हम इसकी अकाउंट्स की बात कहेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री हम नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री में कोई भी ट्रेड डिस्काउंट के लिए अकाउंट हम नहीं खोलते हैं,
क्योंकि वह उसके कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है। सेकंड डिस्काउंट है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट हम वैसे डिस्काउंट को कहते हैं जो कि सेलर अगर बायर को सामान ऑन कैश सेल करता है और कैश सेल के बिहाफ में अगर सेलर बायर को कुछ डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी सामान को किसी के पास जाते हैं खरीदने के लिए और वो उस सामान का लास्ट प्राइस एक निश्चित करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, इस पेन को अगर मैं किसी को सेल करता हूँ ऑन क्रेडिट या ऐसे ही नॉर्मली, तो इस पेन को मैं उसे कितने में सेल करूँगा? 10 रुपये में, ठीक है। लेकिन अगर हमारी मर्जी रही कि चलो भाई कस्टमर हमें उसी समय पेमेंट कर रहा है, तो अगर वो हमें कैश इसका पेमेंट करता है और उसके बिहाफ में हम उसे कुछ डिस्काउंट देते, मान लीजिए इस पेन का हम 9 रुपया उसका प्राइस लगा रहे हैं क्योंकि वो हमें कैश पेमेंट कर रहा है, तो वहाँ 1 रुपया जो होगा वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। अब तीसरा है आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? तो इट इज़ स्पेशल रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द कस्टमर। इसमें यह एक तरह का ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि सेलर अपने स्पेशली कस्टमर्स को देता है, एक रेगुलर कस्टमर्स को देता है जो कि रेगुलरिटी को मेंटेन करने के भी उसे देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी दुकान में आप जाते होंगे तो उसमें जो आपका सेलर जो होता है वो जो आपको बहुत पुराना होता है जिससे कि आप बहुत बड़े सामान परचेज करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से आपको एक डिस्काउंट अपनी तरफ से देता है जो कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के अलावा होता है। तो वो डिस्काउंट जो होता है वो स्पेशल डिस्काउंट कहलाता है। चौथा आपका देख रहे हैं कॉमोडिटी डिस्काउंट। कॉमोडिटी डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जिसमें कि प्राइस में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं किया जाता है। जनरली वहाँ एक सेलर एक ऑफर के तौर पर ट्रीट करता है। जैसे आप किसी भी मॉल्स में देखते होंगे कि वहाँ पर लिखा होता है बाय गेट 2 आइटम्स उसमें दिखाता है। जैसे कि एक सामान आप परचेज करोगे तो उसमें आपको सेलर एक सामान फ्री के रूप में देता है, तो उसका प्राइस जो होता है वो कॉमोडिटी डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट डिफिनीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला डिफिनीशन इसका है ड्राविंग। ड्राविंग क्या होता है? ड्राविंग मीन्स होता है कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस में ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपके कुछ पर्सनल खर्चे ना हो या फिर आपका कोई पर्सनल यूज ना हो। अगर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का कोई सामान या बिजनेस से पैसा अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो वो आपका ड्राविंग कहलाएगा। हमने यहाँ डिफाइन किया है इसके बारे में कि इट मीन्स एनी टाइप्स ऑफ गुड्स और कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राविंग। अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से कोई सामान या पैसा अपने पर्सनली यूज में खर्च करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राविंग कहते हैं। रेसिवेबल। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रेसिवेबल। ट्रेड रेसिवेबल क्या होता है? ट्रेड रेसिवेबल में किसी भी बिजनेस का वो पैसा जो कि उसे अपने कस्टमर से लेना है या किसी व्यक्ति को आपने उधार के रूप में पैसा दिया हो या आपने अपने बिजनेस से कोई सामान उधार बेचा हो, तो किसी भी कारणवश अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई उधार पैसा लेना हो तो वो रेसिवेबल कहलाता है। ट्रेड रेसिवेबल इसका हिंदी होता है व्यापारिक प्राप्य, ठीक है। मतलब वो अमाउंट जो कि आपको इन फ्यूचर अपने किसी ऐसे कस्टमर से लेना है जिसको कि आपने उधार सामान सेल किया हो, तो वो आपका ट्रेड रेसिवेबल कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में वैसा बकाया अमाउंट जो कि बिजनेस सप्लायर को देने वाला होता है। सप्लायर कौन होता है? जो कि आपके बिजनेस में सामान सप्लाई करता है। तो इसमें जनरली वैसे अमाउंट्स आएंगे जो कि आपके बिजनेस से मान लीजिए सप्लायर से सामान मंगवाया गया हो और आपने उस सप्लायर का पेमेंट नहीं किया हो, तो वो अमाउंट जो कि बिजनेस को किसी
सप्लायर को पे करना है, किसी से उधार लिए गए व्यक्ति को पैसा देना है, तो वो पैसा जो है वो ट्रेड पेबल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश इक्विवेलेंट। अगर रिसिप्ट में आएगा जो भी आप कैश के रूप में रिसीव कर रहे हो, या कैश के बराबर चेक के रूप में रिसीव कर रहे हो, या ड्राफ्ट के रूप में रिसिप्ट कर रहे हो, मतलब किसी भी व्यू से वहाँ आप कैश रिसिप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिसिप्ट जो होता है जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो इट इंक्लूड दोज रिसिप्ट विच अराइज आउट ऑफ सम कैजुअल, यहाँ पे एक वर्ड है कैजुअल। कैजुअल मीन्स जो कि रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट में वैसे रिसिप्ट आते हैं जो कि आप कभी कभी आपके बिजनेस में आता है, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में आपने अपना कोई सामान, अपना कोई फिक्स्ड एसेट्स किसी को बेच दिया हो, तो आपका तो फिक्स्ड एसेट्स बेचने का काम नहीं है। तो अगर उसको बेचने से अगर आपको कुछ रिसिप्ट होगा तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। सेकेंड है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में कहता है कि इट इज़ द अमाउंट रिसिव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी। मतलब इसमें वैसे रिसिप्ट को लाया जाएगा जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ और उसमें मैं अपने स्टूडेंट से क्या ले रहा हूँ? ट्यूशन फ़ी ले रहा हूँ, तो वो मेरे नॉर्मल कोर्स का हिस्सा है। तो वो रिसिप्ट जो है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटिटी। एंटिटी मीन्स क्या होता है? एंटिटी मीन्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए काम करता हो, जिसमें कि बहुत सारे व्यक्तियों की संख्या हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एन एंटिटी इज एनी पर्सन। एंटिटी का मतलब कोई भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, शेयरिंग एक कॉमन पर्पस, जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए काम करता है, तो उसे हम एंटिटी कहते हैं। वो एंटिटी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के रूप में भी हो सकता है, एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म के बीच के रूप में भी हो सकता है, एक कंपनी के भी रूप में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब इसमें वैसे रिसोर्सेज आएंगे जिसमें कि बिजनेस में पैसा आता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस में सबसे पहले बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा? ऑनर्स के द्वारा लगाया जाएगा। तो वो जो है वो कहलाता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मीन्स ऑनर्स इक्विटी में हम शामिल करते हैं किसको? कैपिटल को। सेकेंड पॉइंट है आपका आउटसाइडर इक्विटी। आउटसाइडर इक्विटी में क्या होगा? आउटसाइडर इक्विटी में वैसे व्यक्ति आएंगे जो कि आपके बिजनेस में ऑनरशिप में उनका कोई हिस्सा ना हो, जो आपके आउटसाइडर पर्सन हो सकते हैं, जिससे आपने लोन फाइनेंस करवाया हो, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, जैसे आप किसी फ्रेंड से लोन लिया, तो ये सभी आउटसाइडर इक्विटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के ऑनर नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स मीन्स एक ऐसा उधार पैसा जो कि इरिकवर हो जाए, मतलब कि किसी भी कारण वो आपको मिलने वाला नहीं है, तो वैसा इरिकवरेबल अमाउंट क्या कहलाता है? बैड डेट्स कहलाता है। और ये जनरली कैसे हो सकता है? या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो जिससे आपको पैसा लेना हो, या वो व्यक्ति दिवालिया हो गया हो। नेक्स्ट है आपका डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स में कहता है कि ए डेब्ट हुज रिकवरी इज डाउटफुल। मतलब इसमें वैसे अमाउंट आएंगे जिसकी रिकवरी डाउट में है, मतलब कि वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो उस वैसे अमाउंट को हम लोग डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट मीन्स ए बिजनेस मैन इज सेड टू बी सॉल्वेंट व्हेन इट इज एबल टू पे हिज लायबिलिटी इन फुल। एक बिजनेसमैन तब तक सॉल्वेंट कहलाता है जब तक वो
अपने द्वारा लिए गए उधार पैसे को पूरा चुका सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस को चलाने के लिए आप कोई पैसा उधार किसी से लिए हैं, ठीक है, तो जब तक आप में कैपेसिटी है, जब तक आपके पास एसेट्स है उतने का जितने की आप लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, तब तक आप क्या कहलाएंगे, सॉल्वेंट कहलाएंगे। और अगला इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट हो जाए, मतलब उसके लायबिलिटी को पेमेंट के बराबर ना हो, तो वैसे व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आज मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट का वीडियो दिखाया, और इससे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको दिखाए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दे सकूं। और प्लीज़ मेरे सारे वीडियोज़ को आप पूरा देखा करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमने जो मेहनत किया है वो उसके उपरांत हमें उसका कुछ फल भी मिलना चाहिए। हमें अच्छा लगेगा जब आप हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।